नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस झारखंड जीके की क्लास में भी आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, यह चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ना केवल झारखंड जीके का चैप्टर है, बल्कि इसका लिंक कहीं ना कहीं करंट अफेयर से भी है। तो हर एग्जाम में इससे एक से ज्यादा ही सवाल देखने को मिलते हैं। कई बार 2, कई बार 3 सवाल देखने को मिलते हैं। जेपीएससी की परीक्षा में 3 से भी ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं झारखंड की योजनाएं। मैं सोच रहा था कि इस क्लास को लास्ट में दूंगा, मगर बहुत लोग लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। मैं इसलिए सोच रहा था कि बाद में दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ और भी योजना ऐड कर दे, कोई और नई योजना शुरू हो जाए। बट कोई नहीं, अभी मैं करवा दे रहा हूं, फिर कुछ नया ऐड होगा तो उसे अलग से करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है झारखंड की योजनाएं। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। योजना कम तो नहीं है, बहुत सारा योजना है झारखंड में। इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो शुरू की गई योजनाएं हैं उसको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा वही रहते हैं जो वर्तमान सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाएं होती है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि पिछली सरकार वाली योजना के बारे में सवाल पूछे। अगर वर्तमान सरकार के समय परीक्षा का क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है तो ज्यादा चांसेस रहता है कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई है उसी के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो मैं पहले पार्ट में आज के सेशन में और एक और सेशन में लेके आऊंगा, उसमें मैं वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं को डिस्कस करूंगा जो 2019 में बनकर आई। सरकार 2019 के दिसंबर में बन के आई और अभी तक, जब ये मैं क्लास 2023 में रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक जितनी भी योजनाएं इस सरकार के द्वारा शुरू की गई है उसको 2 सेशन में मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि 2 में ना हो तो 3 भी क्लास भी लग जाए। ठीक है, तो 2 या 3 क्लास में मैं हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं आप सभी के बीच लेके आऊंगा जो कि पिछली सरकारों के द्वारा शुरू की गई है, जो इंपॉर्टेंट है, संचालित की जा रही है, अभी भी चल रही है। ठीक है, जो रघुवर दास की सरकार के द्वारा, अर्जुन मुंडा की सरकार के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं शुरू से चल रही है जो अभी भी एक्टिव मोड में है, अभी भी उस योजनाओं का लाभ झारखंड के लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हेमंत सोरेन के द्वारा, हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाएं। ठीक है, बट शुरू करने से पहले सबसे पहले ये योजनाएं बनाई क्यों जाती है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत जैसे देश में जहां के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है और नीति निर्देशक सिद्धांत में स्पष्ट यह कहता है कि राज्य को ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे कि लोगों को, जो यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं, जो शोषित तबके के लोग हैं, गरीब मजदूर किसान, उन सभी को लाभ हो, ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए। मतलब आप जब नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए कहा जाता है। और कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए, जो यहां की जनता है, गरीब जनता है, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, उन सभी के लिए सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जो उनके कल्याण के लिए हो। और यह हमारा संविधान भी बोलता है कि ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि जैसे फ्री शिक्षा दी जाती है, स्कूलों में फ्री शिक्षा,
फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं, उसके अलावा स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके अलावा आप देखते होंगे पेंशन दी जाती है, ऋण माफी की जाती है। तो ये सब जन कल्याण की योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा अपने लोगों के कल्याण के लिए चलाई जाती है। तो उसी में झारखंड भी है। झारखंड भी एक गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है और यहां के लोगों के लिए भी इस तरह की योजनाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सरकार समय समय पर उस तरह की योजनाएं लाती रहती है। मैं कुछ योजनाओं का नाम लेना चाहूंगा जो झारखंड में काफी पॉपुलर है। झारखंड में ही नहीं, झारखंड की ये योजना पूरे भारतवर्ष में भी पॉपुलर हुई है। जैसे जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उस समय एक योजना आई थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। काफी फेमस हुई थी वो योजना। मतलब गरीब लड़कियों की शादी के लिए सरकार मदद करती थी। ठीक है, उसके अलावा रघुवर दास की सरकार के द्वारा भी कई सारी कल्याणकारी योजनाएं आई। कुछ योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा, हालांकि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा उसके बारे में। जैसे महिलाओं के लिए रघुवर दास की सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी कि अगर महिला के नाम से जमीन की रजिस्ट्री होगी तो 1 रुपए में हो जाएगी, मतलब उसकी रजिस्ट्री चार्ज 1 रुपए होगी। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं एक एक करके जिक्र करूंगा आगे। दिमाग में बहुत सारी योजनाएं आ रही है, मगर सिलसिलेवार तरीके से हम समझते चलेंगे, क्योंकि वर्तमान में 2023 चल रहा है। अभी जो सरकार योजनाएं शुरू की है उसको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें एक सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं, एक पहले जो वृद्धा पेंशन की योजना झारखंड में चल रही थी, उसमें गरीब लोगों को ही लाभ होता था। जो गरीब लोग में जो वृद्ध हैं, जो 60 साल से अधिक हो गए हैं, उन्हीं को लाभ होता था। लेकिन सरकार ने देखा, सरकार ने यह समझा कि जो वृद्ध हो जाते हैं, चाहे वो गरीब परिवार से हो या फिर अच्छे घर से भी होते हैं, तो उनको वो कद्र नहीं मिल पाती। कई बार उनके बच्चे जो अच्छे खासे होते हैं, उनके पास धन संपदा अच्छी होती है, उसके बावजूद भी वृद्ध माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं या उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सरकार ने उनकी भी सुध ली है और सरकार ने जो पहले वाली जो पेंशन योजना झारखंड में चल रही थी, उसे बदल करके यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लागू किया है। और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में कोई लिमिटेशंस नहीं है। चाहे कोई भी वृद्ध व्यक्ति झारखंड के हो, चाहे वो किसी भी कह सकते हैं कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सभी को पेंशन मिलेगा। गरीबों को पहले सहारा मिलता था, लेकिन अब सभी वृद्धों को सहारा मिलेगा। और सर्वजन पेंशन योजना में, यानी सार्वभौमिक जो पेंशन योजना आया है, इसमें सबको शामिल किया गया है। जितने भी 60 साल के ऊपर के वृद्ध हैं, जितने भी दिव्यांग हैं, जितने भी विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्त महिलाएं हैं, सबको एक साथ शामिल करके उसको यूनिवर्सल पेंशन स्कीम नाम दिया गया है, जो कि एक अच्छा कदम माना जा सकता है सरकार का। क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो विधवा महिलाएं होती हैं, उनको जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां आती है जीवन जीने में, तो उनके लिए सरकार की तरफ से 1000 रुपए की मदद राशि हर महीने दी जाती है। तो एक अच्छी योजना, आप इसको समझ सकते हैं, मान सकते हैं, जन कल्याणकारी योजना। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और ये हम लोग का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, उसमें ये स्पष्ट आप लोग देख सकते हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। संविधान के भाग 4, यानी भाग 4 का मतलब वही नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, और इसके प्रावधान कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान है, उस प्रावधान को जब आप पढ़िएगा तो उसे यह स्पष्ट होता है, और उसमें लिखा भी हुआ है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है,
राज्य को यह चाहिए कि कल्याणकारी योजनाएं चलाए। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार समय समय पर देश के गरीबों, वंचितों, किसानों, मजदूरों, वृद्धों, दिव्यांगों, श्रमिकों, इसमें महिलाओं को भी ऐड कर सकते हैं, इन लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये चैप्टर मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, ये चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग के मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आ सकता है। ठीक है, जब इसका समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगा तो मेंस आंसर राइटिंग में भी इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर मेंस में, जेपीएससी मेंस में है, वहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि मैं उस बैच में भी अलग से पढ़ाऊंगा इसका टॉपिक। ठीक है, चलिए अब झारखंड राज्य निर्माण के बाद सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड एक आदिवासी बहुल, एक गरीब राज्य है। गरीब राज्यों की श्रेणी में काफी कह सकते हैं कि बहुत गरीब राज्यों में आता है ये झारखंड, इसलिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं इस राज्य की बड़ी जरूरत है। अब तक बनी सभी सरकारों ने राज्य के गरीबों, वंचितों, किसानों, महिलाओं और अन्य के लिए योजनाएं बनाई है, जिसमें कई योजनाएं अभी भी संचालित की जा रही है। और कोई भी सरकार आती है तो अपनी तरफ से नई नई योजनाएं लेकर के आती है। इन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को कर का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना होता है, और वह करती भी है, मगर फिर भी इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, कई सारी योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। जिन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता, बीच में बिचौलिए भी इसका लाभ उठा लेते हैं, है ना। तो इसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है, और भ्रष्टाचार को कम करके इसको बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है, अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, पहले जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं होती थी उसमें क्या होता था ना, उसमें जैसे हम राशन वाली योजना को ही ले लें, राशन तो पहले भी बढ़ता था, तो राशन में क्या होता था कि एक लिमिटेशन होता था कि इतना राशन देना है। ठीक है, अब है कि सरकार, अब उनके लिए प्राइस कम था, राशन का प्राइस उनके लिए कम था, 2 रुपए 1 रुपए में वो राशन जाकर के लेते थे राशन दुकानों से, सरकारी राशन दुकानों से। तो उनको कई बार जो राशन डीलर थे वो उतना नहीं देते थे जितना उनको जरूरत था, जितना उनको देना था। कई लोग लेने नहीं आते थे, तो वो जो राशन होता था वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता था। तो जब से मोदी सरकार आई तब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिस्टम आया, और लगभग अभी सभी योजनाओं में ऐसा हो गया है कि जो भी बेनिफिट देना है आम जनों को, वो बेनिफिट्स का जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो डायरेक्ट उसके खाते में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा भ्रष्टाचार में कमी आई है, इससे अंतिम लोगों तक उसका लाभ पहुंच पा रहा है। तो इस तरह से प्रयास सरकार करती रहती है जिससे अंतिम लोगों तक लाभ पहुंचे। ठीक है, वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के पश्चात शुरू की गई योजनाएं हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। कुछ कुछ योजनाएं जो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना। जब सरकार नहीं बनी थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा, खुद हेमंत सोरेन के द्वारा चुनाव पूर्व घोषणा की गई थी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम लोन माफ कर देंगे, जो किसानों का लोन है वो माफ कर देंगे। सरकार बनने के बाद इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया, हालांकि किस हद तक किया गया, क्या जितना वादा किया गया था उतना हुआ या नहीं हुआ, ये एक अलग विषय है। लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बस इतना जानना जरूरी है कि इस योजना के तहत एक परिवार के एक सदस्य के अधिकतम कितना 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने की योजना है। यह ऋण 31 मार्च 2020 या इसके पहले के होने चाहिए, ऐसा नहीं 2020 के बाद वाले जो लोन लिए हैं उनके लिए ये ऋण माफी योजना नहीं थी। जो पहले लोन ले चुके हैं किसान,
उनके लिए योजना थी, यानी कि 31 मार्च 2020 या उससे पहले जो कृषि लोन ले चुके हैं उनके लिए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य का अधिकतम 50,000 रुपए तक का लोन जो है वो माफ करने की सरकार की योजना है। ठीक है, इस योजना से राज्य के करीब 9 लाख लोगों को लाभ होगा। इंप्लीमेंट भी बहुत सारे लोगों को हुआ है, बहुत सारे लोगों का ऋण माफ हो भी गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं सर डेट याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, डेट पढ़ जरूर लीजिए कि कब कौन सी योजना आई है, मगर डेट वही इंपॉर्टेंट होता है जो किसी इंपॉर्टेंट डेट में योजना लाई जाती है। जैसे कभी 15 अगस्त के दिन कोई योजना लाई गई, कभी 2 अक्टूबर के दिन कोई योजना लाई गई, कभी 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के दिन योजना लाई गई, तो वो थोड़ा सा डेट उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन बाकी सभी योजनाएं जो होती है, जो कभी भी लाई जाती है, बीच के कोई स्पेशल डेट नहीं होता है, तो उसके अंदर के कंटेंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि उस योजना में प्रावधान क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग डेट के पीछे बहुत ज्यादा मत जाइएगा, उसके अंदर के प्रावधान के पीछे जाइएगा कि उस योजना में किसको लाभ होगा, क्या उसमें प्रावधान है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं इससे सवाल। ठीक है, और पूछे गए भी हैं। यह हेमंत सोरेन सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर योजना आई है, पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। इसमें ना विदेश में पढ़ने के लिए झारखंड के गरीब बच्चों को हर साल 10 ही छात्रों का इसमें चयन करना है और उनको विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार मदद करेगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस योजना का लाभ किसको मिलेगा, केवल शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलेगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चयनित करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों अथवा संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतलब स्कॉलरशिप दिया जाएगा अगर कोई प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं जो आदिवासी हैं, जो जनजातीय क्षेत्र से हैं, जनजातीय समुदाय से हैं, वैसे 10 प्रतिभावान छात्रों का चयन किया जाएगा और उनका विदेश में, खासकर यहां लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन जगहों पर वहां के कुछ विश्वविद्यालय, कुछ संस्थान चयनित किए गए हैं, वहां पर इनकी पढ़ाई के लिए सरकार क्या करेगी, स्कॉलरशिप देगी। ठीक है, इस योजना के तहत यह भी आपको याद रखना है कितने विषयों में, तो 22 विषयों में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध है। ठीक है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना में कितना, 22 विषयों में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंदर प्रावधान क्या क्या है, 10 छात्रों को इसमें चयन होगा विदेशों में पढ़ने के लिए। कहां पढ़ने के लिए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड में पढ़ने के लिए। कितने विषय की पढ़ाई उसमें होगी, तो 22 विषय की पढ़ाई होगी। और कितने छात्रों का चयन होगा, तो 10 प्रतिभावान छात्रों का चयन होगा। और वो छात्र कौन होंगे, तो अनुसूचित जनजाति से होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। और इस तरह की योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ठीक, अब यहां पर स्पष्ट किया हुआ कि योजना के लाभार्थी कौन होंगे। तो आवेदक माता पिता की संपूर्ण पारिवारिक आय 12 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, वैसे लोग ही इसमें लाभान्वित होंगे। आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना, जो भी आवेदक हैं उनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदक को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं, प्रतिभावान हैं, तो ऐसे छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ठीक है, शुरू हो गई है योजना।
अब है कि इस योजना के तहत जो यूनिवर्सिटी या संस्थान शामिल है, किन किन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है इन लोगों को, ठीक है, तो ये कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड राजनीतिक विज्ञान, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, किंग्स कॉलेज लंदन और SOS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, एक बार रीड करिएगा, आप लोग को PDF दिया जाता है इसीलिए, ताकि आप कोई चीज जो याद करने वाला है उसको रीड कर लीजिएगा। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि 13 हूं आपको याद रहना चाहिए, मेन चीज था आपको हम बता दिए। ठीक है, अब देखिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना, अगला जो है वो है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ये क्या है योजना? इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक दुर्घटना होती है, जैसे बाढ़ आता है, जैसे ओला पड़ता है, ठीक है, जैसे सुखाड़ पड़ जाता है, तो ऐसी अगर आपदा कोई आती है तो इसके कारण अगर फसल बर्बाद हो जाए, फसल को क्षति पहुंच जाए, तो राज्य सरकार किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ का प्रावधान पहले वर्ष किया था। ठीक है, उसके बाद ये हर साल का बजट में चेंज होता है। बजट जब पढ़ते हैं तो उसमें इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप जिस साल का बजट पढ़ रहे हैं, अपडेटेड बजट पढ़िए, उसमें इन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये जिस साल का बजट में प्रावधान है उस साल के बारे में पढ़ना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई ऐसी आपदा के कारण जो प्राकृतिक हो, उससे फसल बर्बाद होता है, तो किसानों को सरकार के द्वारा सीधे आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी। ठीक है, फिर है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। गरीब राज्य में यह जरूरी होता है। इसके तहत परिवार की महिला मुखिया के नाम से, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में जो परिवार की महिला मुखिया है, इसके नाम पर हरा राशन कार्ड दिया जाएगा और 1 रुपये प्रति किलो की दर पर 5 किलो चावल दिया जाएगा। ठीक है, 5 किलो चावल 1 रुपया प्रति किलो की दर पर महीना में 5 किलो चावल देने की योजना है। किसके नाम पर? तो जो महिला मुखिया उस परिवार की है उनके नाम पर। राज्य के 15 लाख लोगों को इस योजना का लाभ होगा। योजना का नाम आप लोग समझ गए, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। हालांकि ये खाद्य सुरक्षा योजना केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है, लेकिन ये झारखंड राज्य के द्वारा अलग से चलाई गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। सर्वजन पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में स्थापना दिवस के दिन इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, 15 नवंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत होती है। इसमें सभी जितने भी 60 साल पूरा कर चुके बुजुर्ग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, है ना। 60 साल या उससे अधिक के जो भी वृद्ध हैं उनको जोड़कर उनके कल्याण का फैसला सरकार ने लिया है। इसमें विधवा को भी उसी में शामिल कर लिया गया। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में विधवा पेंशन को भी शामिल कर लिया गया है। एकल परित्यक्त महिला है उनके पेंशन को भी शामिल कर लिया गया है। दिव्यांग पेंशन को भी शामिल कर लिया गया है। यह मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना का बदला हुआ रूप है ना। पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसमें केवल गरीब जो BPL परिवार के वृद्ध होते थे उनको लाभ मिलता था, लेकिन अब इसमें सभी वृद्धों को लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए, इस योजना के तहत 100% वृद्धों, दिव्यांगों, विधवा एवं परित्यक्त महिला को प्रति माह कितना रुपए? 1000 रुपए पेंशन के रूप में बैंक खाते में उपलब्ध कराया जाएगा। डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए पेंशन के रूप में जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। लोगों के साथ साथ, जनता के साथ साथ पशुओं का भी ध्यान योजनाओं के माध्यम से रखा जाता है। उसके तहत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आया है। राज्य में दूध, मांस, अंडा उत्पादन में वृद्धि लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन और अतिरिक्त घरेलू आमदनी का सृजन करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है कि पशुपालन अगर बढ़ेगा, अगर दूध का उत्पादन बढ़ेगा, अगर
मांस का उत्पादन, अंडा का उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की अतिरिक्त आय होगी, जो गांव के खासकर लोग हैं उनको उनकी आय बढ़ेगी। तो इस पर्पस से झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। प्रावधान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में क्या है, इसमें युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए आसान शर्तों पे सरकार के गारंटी में ऋण देने की शुरुआत की गई है। यही है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके अलावा इसमें नहीं जानना है कुछ। क्या है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन में? लोन देने की व्यवस्था है युवा बेरोजगारों को। ठीक है, झार सेवा अभियान, ये क्या है भाई? तो सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत, है ना, अधिसूचित 331 सेवा, मतलब इसमें जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कई प्रकार के सर्टिफिकेट हम लोग को बनाना पड़ता है। ठीक है, जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु होता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, जीते जी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और भी कई प्रकार के जो प्रमाण पत्र बनाने होते हैं। इसमें 331 सेवाएं इसके अंदर है। झार सेवा के अंदर जो झार सेवा अभियान झारखंड में शुरू हुआ है, इसमें 331 प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण आदि सेवाओं को निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई है कि लटका ना रहे काम, है ना, सही समय पर उपलब्ध हो जाए। झार सेवा के माध्यम से तुरंत, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में सर्टिफिकेट, जो भी चाहे विवाह रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हो, आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, एक लिमिटेड टाइम में बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए बार बार ब्लॉक का चक्कर ना लगाना पड़े, इसके लिए झार सेवा अभियान की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। सरकार इसमें जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करेगी, मतलब पेंडिंग ना रहे वर्क, सही समय पर हो जाए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, अगला है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ठीक है, 200 करोड़ की योजना के तौर पर यह शुरू हुई थी। 16 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित हुई इस योजना के तहत राज्य के लगभग 57 लाख बीपीएल परिवारों को, किसको, इससे लाभ किसको मिल रहा है? बीपीएल परिवारों को। ठीक है, राज्य के लगभग 57 लाख बीपीएल परिवारों को 10 रुपये प्रति पीस के हिसाब से साड़ी एवं धोती दिए जाएंगे। साड़ी व धोती मतलब जो पुरुष रहेंगे उनको धोती मिलेगा, जो महिला रहेगी उनको साड़ी मिलेगा, या फिर धोती की जगह लुंगी मिलेगा। ठीक है, का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से साल में 2 बार कराई जाएगी। ठीक है, इसका वितरण जो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली की दुकानें हैं उससे साल में 2 बार वितरण होगा। इसका लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या है? तो मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आवासीय प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड और राशन कार्ड। ये चीज अगर रहेगा तो उन लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, दीदी बाड़ी योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। दीदी बाड़ी योजना क्या है? नाम से ये सब पता नहीं चलता है, कई बार पूछ देगा दीदी बाड़ी योजना में क्या प्रावधान है, 4 अलग अलग प्रावधान दे देगा, तो उसमें समझ में नहीं आया, पढ़ा हुआ रहेगा तभी समझ में आएगा। दीदी बाड़ी योजना क्या? झारखंड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण और गरीब परिवारों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने तथा बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर करने के लिए मनरेगा के तहत दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, राज्य के जो ग्रामीण और गरीब परिवारों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने तथा बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर करने के लिए मनरेगा के तहत दीदी बाड़ी योजना शुरू की गई है। मतलब दीदी बाड़ी योजना में जो काम मिलेगा वो किसके तहत मिलेगा? मनरेगा के तहत मिलेगा। इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से किया जा रहा है, यानी कि JSLPS का नाम आप लोग सुने होंगे। इस योजना का क्रियान्वयन किसके मदद से किया जा रहा है? JSLPS की मदद से किया जा रहा है। JSLPS एक एनजीओ है जो झारखंड सरकार के साथ मिलकर के काम करती है, बहुत सारी योजनाओं पे काम करती है। तो ये जो दीदी बाड़ी योजना है वो भी सरकार JSLPS के साथ मिलकर कर रही है। ठीक है, और इसमें जो काम मिलेगा वो मनरेगा के तहत मिलेगा। ठीक है, अगला है इसी में
दीदी बाड़ी योजना में। इसमें योजना के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। जब कोविड हो गया था तो कोविड-19 के चलते बेरोजगार हुए लोगों को इससे जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके रोजगार उपलब्ध करवाना और उनकी आमदनी बढ़ाना, और बच्चों महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध करा करके कुपोषण जैसी समस्या को खत्म करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये क्या है भाई? बिरसा हरित ग्राम योजना, उद्देश्य क्या है इसका? तो बिरसा हरित ग्राम योजना का जो उद्देश्य है, श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना। इसका भी वही है लगभग। ठीक है, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आए हैं, तो वैसे लोगों को राज्य के अंदर ही मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाना। यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? बिरसा हरित ग्राम योजना। तो नाम से कई बार कंफ्यूजन होगा। हरित ग्राम योजना लिखा रहेगा तो आपको ऑप्शन में पर्यावरण मंत्रालय भी दे देगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका स्वास्थ्य मंत्रालय भी दे देगा, ऑप्शन में आपका ये जो श्रम मंत्रालय भी दे देगा, ऑप्शन में आपका ग्रामीण विकास विभाग भी दे देगा। तो याद रखिएगा, बिरसा हरित ग्राम योजना जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हेतु, है ना, 5 करोड़ पौधा रोपना है इसमें, समझे? 5 लाख परिवारों को 100 पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे, जिससे 5 करोड़ पौधा रोपण होगा। मतलब यहां पर बोल रहा है कि 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधा लगाना है, जिससे टोटल जो पौधे लगेंगे 5 करोड़ पौधा इससे रोपण हो जाएगा। ठीक है, योजना के अंतर्गत 25 करोड़ मानव दिवस, इसका मतलब आप लोग समझते हैं? 25 करोड़ मानव दिवस का मतलब ये होता है कि इतना रोजगार मिलेगा। 25 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और 10 लोगों को 10 दिन के लिए काम मिला, तो कितना कितना इसमें मानव दिवस हो गया? इसमें टोटल कितना मानव दिवस हो गया? 100 मानव दिवस हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 लोगों को अगर 10 दिन काम मिला तो एक लोग को अगर 10 दिन काम मिलेगा तो 10 मानव दिवस हो जाएगा। 10 लोगों को 10 दिन काम मिला मतलब 100 मानव दिवस हो गया। तो यहां पर इसके तहत ना बिरसा का ये जो योजना है, बिरसा हरित ग्राम योजना, इसके तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। मतलब उतना दिन रोजगार मिलेगा, उतना दिन के अंदर मतलब जितने भी लोग शामिल हो जाए। ये मैंने इसलिए समझाया आप लोगों को। ठीक है, 3 साल बाद 50,000 रुपये वार्षिक आमदनी भी इसके तहत होने लग जाएगी। ठीक है, 50,000 रुपये इसमें वार्षिक आमदनी भी इससे होने लग जाएगी। पौधों को अगले 5 वर्ष तक सुरक्षित रखने के लिए सरकार सहयोग भी करेगी। प्रखंड व जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। मतलब जो फलदार पौधे हैं उसको, उसके फल को रखने के लिए प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, अगला है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। ये 4 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था। नीलांबर पीतांबर जो कि 1857 की क्रांति से जुड़े पलामू के क्रांतिकारी थे, इनके नाम पे योजना शुरू हुई है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। जल के महत्व को समझते हुए आप लोग जानते होंगे पलामू का जो क्षेत्र है वो सूखा से सबसे ज्यादा ग्रस्त रहता है। ठीक है, हालांकि सिंचाई की सुविधा वहां पर है बाकी जगह की तुलना में ज्यादा, लेकिन सूखा से ग्रस्त रहता है, तो नीलांबर पीतांबर के नाम पे शुरू की गई है। इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करके राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जल संरक्षण करके राज्य में जो वार्षिक जल संरक्षण की क्षमता है उसमें वृद्धि करके कितना कर देने का? 5 करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा तथा इसके तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। ठीक है,
कितने मानव दिवस का? इसके तहत भी 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। इसके तहत पलामू, लातेहार तथा गढ़वा में सूखे की जो ये है स्थिति है उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ये जल जब यहां पर संरक्षण अधिक होगा तो सूखे की समस्या से भी निजात इन जिलों को मिल जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा सूखे की समस्या झारखंड में रहती है। ठीक है, अगला है पोटो हो खेल विकास योजना। ये खेलों से संबंधित है। पोटो हो कोल्हान क्षेत्र के क्रांतिकारी रहे हैं, पोटो हो इनके नाम पे शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य भर के सभी पंचायतों सहित 5000 खेल मैदानों के निर्माण का लक्ष्य है। ठीक है, इसमें राज्य भर के पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण करना है। इसमें लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 5000 खेल मैदान बनाए जाएं, जिससे खेल को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा मिले। क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि खेल को बढ़ावा देने से एक से एक नए नए खिलाड़ी उभर रहे हैं और झारखंड भी खिलाड़ियों का ही राज्य है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी झारखंड से निकले हैं, चाहे वो तीरंदाजी में हो, चाहे वो हॉकी में हो, चाहे मुक्केबाजी में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो। झारखंड से खिलाड़ी भी हमेशा निकलते रहते हैं। तो उसको और बेहतर बनाने के लिए और खिलाड़ियों को उभारने के लिए पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत झारखंड में हुई है, जिसमें पंचायत स्तर पर पंचायतों सहित लगभग सभी पंचायतों सहित 5000 खेल मैदानों के निर्माण का लक्ष्य है तथा युवक एवं युवतियों के लिए खेल सामग्री की भी व्यवस्था करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, खेल सामग्री, अगर कोई फुटबॉल खेलता है तो उसको फुटबॉल का किट मिलना चाहिए, सारा चीज। कोई क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का किट मिलना चाहिए। ठीक है, जो भी खेल है, खेल में बहुत सारे किट होते हैं, उसको मिलना जरूरी है। तो इसके लिए ये योजना की शुरुआत की गई है कि खेल मैदान भी उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ उसमें उसको खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत प्रखंड और जिला स्तर पर खेल प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित करना है। मैदानों का निर्माण तो करना ही है, साथ ही साथ जो खेल सामग्री है उसको उपलब्ध तो कराना ही है। इसके अलावा प्रखंड और जिला स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है ताकि जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं खेलों का वो प्रशिक्षण वहां आसानी से ले सकें, क्योंकि प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है, चलिए अगला है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। नाम से कैसा लग रहा है आप लोगों को? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड गुरुजी के नाम पर, मतलब शिबू सोरेन के नाम पर शुरू की गई है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में क्या मिलेगा भाई? तो लोन मिलेगा। ठीक है, किस लिए लोन मिलेगा? तो पढ़ने के लिए लोन मिलेगा, समझे? रोजगार के लिए नहीं, क्योंकि स्टूडेंट यहां वर्ड लगा हुआ है, आप इससे याद रख सकते हैं। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में रोजगार के लिए भी दे सकता है। तो इस योजना के तहत डिप्लोमा करना हो या फिर डिग्री यानी स्नातक करना हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट करना हो, पीजी, या फिर पीएचडी करना हो या फिर रिसर्च करना हो, इसके लिए मात्र 4% की ब्याज पर, ठीक है, अधिकतम 15 लाख तक का लोन देने की व्यवस्था गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत की गई है। क्या क्या मेन पॉइंट है? कौन कौन सी शिक्षा लेने के लिए, चाहे वो डिप्लोमा करना चाहते हो, चाहे वो ग्रेजुएशन करना चाहते हो, चाहे वो पीजी करना चाहते हो, चाहे वो पीएचडी करना चाहते हो, चाहे वो रिसर्च करना चाहते हो, इन सब चीजों के लिए सरकार की तरफ से लोन दिया जाएगा। ये लोन अधिकतम 15 लाख तक का होगा और लोन का ब्याज दर जो है 4% होगा। ठीक है, अब ये लोन जो चुकाना है ना, वो कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद से ईएमआई के तौर पर इस लोन को सरकार को चुकाना है। ठीक है, यानी पढ़ाई जब तक चलता रहेगा कोई इसमें ब्याज दर नहीं लगेगा। ठीक है, कोर्स पूरा होने के बाद इसमें ईएमआई के तौर पर जो है ब्याज को चुकाना है। ठीक है, चलिए 4% मात्र इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मुख्यमंत्री सारथी योजना, देखिए सारथी, मुख्यमंत्री सारथी योजना ये रोजगार के लिए है। रोजगार के लिए है।
मुख्यमंत्री सारथी योजना में क्या है कि डायरेक्ट रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए सरकार ट्रेनिंग देगी। ऐसा ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट वाला ट्रेनिंग समझिए तो, कि इससे लोग रोजगार के लिए काबिल बन जाए। ठीक है, रोजगार के लिए ट्रेनिंग के उद्देश्य से शुरू की गई है योजना। प्रखंड स्तर पर रोजगार के लिए ट्रेनिंग के उद्देश्य से ये योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत हुई है। अगर गैर आवासीय ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 1,000 रुपए इसमें यात्रा भत्ता भी मिलेगा, नहीं तो आवासीय ट्रेनिंग होगी, वहां पे हॉस्टल की भी सुविधा होगी। यदि ट्रेनिंग के 3 माह तक रोजगार नहीं मिला तो 1 वर्ष तक युवाओं को 1,000 रुपए और युवतियों और दिव्यांगों को 1,500 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 3 माह तक अगर रोजगार नहीं लगा तो सरकार 1 साल तक क्या करेगी, उसको प्रोत्साहन भत्ता के तौर पर उसको देगी। ठीक है, युवाओं को 1,000 रुपए देगी और युवतियों और दिव्यांगों को 1,500 रुपए इसमें प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो ये था मुख्यमंत्री सारथी योजना। अगला है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। नाम से इसमें भी स्पष्ट हो रहा होगा आप लोग को कि ये भी प्रशिक्षण से संबंधित है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इसके तहत युवाओं को सिविल सेवा, याद रखिएगा दोस्तों, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना में सरकार के द्वारा सिविल सर्विसेज, जेपीएससी, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सब की परीक्षा की तैयारी सरकार कराएगी, मतलब सरकार कोचिंग उपलब्ध कराएगी। पहले साल 27,000 छात्रों को कोचिंग देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसमें वैसे युवा शामिल होंगे जिनके अभिभावक आयकर दाता ना हो। कोचिंग के बाद हर महीने 2,500 रुपए की छात्रवृत्ति भी सरकार उन युवाओं को देगी जो कि इसमें कोचिंग किए हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक माह आप कब तक देगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन प्रत्येक माह 2,500 रुपए की छात्रवृत्ति देगी तैयारी करने के बाद, है ना, कोचिंग के बाद। तो याद रखिएगा, एकलव्य प्रशिक्षण योजना जनरल कंपटीशन या सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए शुरू की गई है। सरकार कोचिंग कराएगी, इसमें 27,000 छात्रों को कोचिंग दिया जाएगा। अगला है शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये भी उसी तरह का है लेकिन इसमें है अलग टाइप का, थोड़ा सा अलग है। उसमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराने वाला है। इसमें है कि 10वीं पास जो भी विद्यार्थी है उसको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। ठीक है, यानी जेई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, क्लैट की तैयारी करनी है, होटल मैनेजमेंट की तैयारी करनी है, सीए की तैयारी करनी है, यानी एंट्रेंस एग्जाम जनरली। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए सरकार इसमें कराएगी। ठीक है, और जैसे एकलव्य प्रशिक्षण योजना में चूंकि जनरल कंपटीशन में भीड़ ज्यादा होता है तो 27,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। 27,000 लोगों को इसमें तैयारी कराया जाएगा सरकार के द्वारा अगले 1 साल में। लेकिन शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 8,000 छात्रों को जोड़ने की योजना है पहले वर्ष में। इन्हें हर माह 2,500 रुपए छात्रवृत्ति, इसमें भी हर महीना 2,500 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी क्योंकि ये योजनाएं गरीबों के लिए। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, ठीक है, ये भी अपनी तरह की एक यूनिक योजना है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी अगर आप भरेगा तो सरकार इसमें सब्सिडी देगी। तो हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना की भी शुरुआत की गई है। 26 जनवरी 2022 को शुरू हुआ है, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गणतंत्र दिवस के दिन शुरू हुआ है, डेट इंपॉर्टेंट है, 73वां गणतंत्र दिवस था। पेट्रोल सब्सिडी योजना, इसका लाभ झारखंड के 20 लाख कार्डधारियों को होगा। ठीक है, 20 लाख कौन सा कार्डधारी को होगा भाई? इस जो गरीब है ना, जो कार्ड जिनके पास राशन कार्ड वगैरह है, इस योजना के तहत गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक महीना 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या मिलेगा? सब्सिडी मिलेगा। ये 10 ही लीटर पर मिलेगा, 10 लीटर से ज्यादा भराने पर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कार्डधारी हैं उनको हर महीना 10 लीटर तक अगर आप भराएंगे तो 10 लीटर से ज्यादा भरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका सब्सिडी नहीं मिलेगा। 10 लीटर तक पेट्रोल भराने पर 25 रुपए पर लीटर की दर से, है ना, अगर 100 रुपए पेट्रोल है
तो 25 रुपये आपका आ जाएगा अकाउंट में, समझे। तो 25 रुपये 1 लीटर में लाभ मिलेगा, तो 10 लीटर भराइएगा तो 250 रुपया आपका खाते में हर महीने जो है आएगा, अगर 10 लीटर पेट्रोल भराते हैं तो ये है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। कोचिंग एंड एलाइड योजना, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि सवाल पूछता है कई बार कि ये किनको लाभ देने के लिए है, ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो कोचिंग एंड अलाइड योजना एसटी, एससी और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शुरू किया गया है और इसमें छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता सरकार उपलब्ध कराएगी। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, पत्रकार को भी क्या होता है कि पत्रकार भी जो होते हैं चौथे स्तंभ के तौर पर हैं, गली गली भटक भटक के धूप बरसात में भटक भटक कर रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनके हेल्थ की भी सरकार ने चिंता की है यहाँ पर और पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आई है। इस योजना की शुरुआत 20 दिसंबर 2021 को हुई, 20 दिसंबर को। इसके तहत पत्रकारों की 5 लाख तक की बीमा होगी, बीमा तो होगी, बीमा करवा लेंगे। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि उनकी जो प्रीमियम राशि होगी, जो प्रीमियम जमा करना होगा क्योंकि बीमा कराने में प्रीमियम देना पड़ता है, तो प्रीमियम राशि का 80%, कितना प्रतिशत, मैं जोर देके इसलिए बोल रहा हूं क्वेश्चन यहीं से बनेगा, प्रीमियम राशि का 80% इसमें क्या करेगी, सरकार वहन करेगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में मेन बात क्या है, कितना का बीमा होगा पत्रकारों का, 5 लाख तक की बीमा होगी और इसमें सरकार कितना पे करेगी प्रीमियम राशि का, तो 80% पे करेगी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। 20 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ है। मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां देखिए मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, मेगा लिफ्ट से क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, लिफ्ट मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाना मतलब गड़बड़ मत समझिएगा, लिफ्ट करना। यहां सिंचाई परियोजना में लिफ्ट करने का क्या मतलब हुआ, पानी को ऊपर ले जाना है, ठीक है। ऊपर कहां ले जाना है, पहाड़ पे ले जाना है, पहाड़ी क्षेत्रों पे। तो संथाल परगना का कुछ ऐसा एरिया है जो थोड़ा ऊंचाई पर है, जो पठारों पर है, तो वहां पर कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा पहुंचाना थोड़ा मुश्किल था, तो इसके लिए मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सरकार ने शुरू की है और यह योजना संथाल परगना के खासकर दुमका जिले के, ठीक है, दुमका जिले के 276 वैसे गांव जो ऊंचाई पर है, जहां पर पानी अपने से नहीं जाएगा बह करके, उसको लिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊंचाई पर है वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। लाभ किसको होगा दोस्तों, तो दुमका जिले को इसमें सबसे ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये 21 योजना आज के इस क्लास में हम डिस्कस किए, बाकी की योजनाएं मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा जो हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं, और उसके बाद एक क्लास या 2 क्लास में मैं आप लोगों को पिछली सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है लंबे समय से, जो झारखंड में अभी भी संचालित है, वैसी योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत ही आराम से इत्मीनान से मैंने आपको मुख्य मुख्य बिंदु समझाने का प्रयास किया है और मैंने ये भी कोशिश किया है कि आपको उस सवाल क्या बन सकते हैं उस योजना से, वो भी मैंने बताने का प्रयास किया, ताकि आप उन चीजों को थोड़ा जब पढ़ें तो केवल पढ़ मत जाएं, पढ़ते समय उन चीजों को ध्यान दें जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे इस योजना में अगर हम बात करें मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में, इसमें मुख्य बात क्या था, किसको लाभ मिलेगा, दुमका जिले को लाभ मिलेगा। और क्वेश्चन आपका जो पॉइंट है उसी में क्लियर हो रहा है कि लिफ्ट करना है पानी को, सिंचाई लिफ्ट करना है, मतलब ऊंचे भूभाग पर पानी को ले जाना है पाइपलाइन के माध्यम से, ठीक है। उसी तरह से इसके पहले जो योजना बताए, इसमें मेन बात क्या था, पत्रकारों को बीमा देना है, कितना, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5 लाख तक का बीमा देना है और इसमें प्रीमियम राशि का 80% सरकार वहन करेगी, ठीक है। इससे पहले जो आपको बताए कोचिंग एंड अलाइड योजना, इसमें मेन बात क्या है, निकालना जरूरी है, आपको ये केवल पढ़ मत जाइएगा, आपको ये समझना जरूरी कि सवाल कैसे पूछेगा। तो कोचिंग एंड अलाइड योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता, ठीक है। इसमें और कुछ तो बात है नहीं, इसमें यही एक बात है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है देखिए पेट्रोल सब्सिडी योजना, मेन बात क्या हुआ,
26 जनवरी 2022 का डेट इंपॉर्टेंट है, शुरू हुआ था जो। दूसरी बात कि इसमें 20 लाख कार्डधारियों को मिलेगा मदद और 10 लीटर पेट्रोल पर हर महीना 25 रुपए सब्सिडी देने की योजना है, यानी 250 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में आएगा पेट्रोल लेने पर। 10 लीटर से ज्यादा लेने पर तो उसके ज्यादा जो 12 लीटर लेगा तो 10 लीटर का मिलेगा सब्सिडी, है ना, 2 लीटर का नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं योजना पार्ट 2 लेकर के, उसमें भी हम लोग हेमंत सोरेन के द्वारा ही शुरू की गई योजनाओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से इसको देख करके पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।